सभी साथियों को नमस्कार। इस बार बहुत लंबे समय बाद फेसबुक लाइव पर आना हुआ और आप सभी को पता है पोस्ट तो मैं तमाम डालता रहा हूँ अपनी कि प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, कैसी चीज़ें चल रही। तो इतने समय आने का जो मामला था वो ये हुआ कि बहुत सारे पत्र व्यवहार हुए अपने तमाम जो भी मेरे प्रयास चल रहे थे। और जैसा कि मैंने विषय में आज लिखा है और पहले ही मैंने अपने विषय में बताया था कि प्रदेश के दो भ्रष्ट अधिकारियों पर आज मुझे चर्चा करनी है। और संभवतः ये लगभग मेरा, यदि कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हुआ, तो एक तरह से फेसबुक से अभी कुछ 1-2 महीने के लिए दूरी बनाने वाला हूँ मैं। जब तक हमारे और साथी यहाँ जुड़ रहे हैं तब तक मैं कुछ आधारभूत बात कर लेता हूँ। हुआ ये कि कुछ समय पहले हमारे कुछ साथी बैठे थे और उन्होंने एक चर्चा होती है साथियों के बीच, तो उन्होंने ये बात कही कि प्रतीक भैया, आप ये बताओ, पूरे प्रदेश को तो अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारी चला रहे हैं तो प्रदेश की हालत आप क्या देख रहे हो? तो बोले अधिकारी ही चलाएंगे। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा ऐसा नहीं है। अधिकारी नहीं चला रहे हैं प्रदेश में जब नेता जो है वो स्वार्थ हित में काम करने लगते हैं, निज स्वार्थ हित में, तब अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं और इसीलिए भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। और दुर्भाग्य से हमारे लगभग सभी विभागों में आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार जिस चरम सीमा तक पहुंच गया है, मतलब मैं तो सच में नमस्कार करता हूं हमारे डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार को कि जिनके समय चीजें व्यवस्थित थी, निरंकुशता और स्वच्छंदता नाम की चीज कहीं नहीं आई थी। तो खैर, मैं अब, हमारे साथी जुड़ गए हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो मैं बहुत संख्या पर अभी नहीं जा रहा हूं। तो आज का विषय, आज मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के दो, एक को तो मैं भ्रष्टतम कह सकता हूं और दूसरे को भ्रष्ट अधिकारी का नाम दे रहा हूं। और वो दो अधिकारी है, आज मेरी फहरिस्त में एक नए अधिकारी का नाम जुड़ रहा है और मेरे ख्याल से सभी अधिकारियों को ये कौतूहल था। कल मेरे पास 3-4 फोन आए अधिकारियों के और संभवतः उसमें ये था कौतूहल कि किस अधिकारी का नाम आने वाला है। तो और मेरे कई साथियों का प्रश्न भी था कि प्रतीक जी, यार आपकी बात कोई सुनता है क्या? मैं बता रहा हूं, आप सबको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं देना ये अपने आप में दिखाता है कि प्रशासन, शासन और संगठन और संघ मेरे बातों के लिए कितना गंभीर है, क्योंकि उनके पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है। और ये कैसे, अभी आप आगे धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। तो और इसी कारण सबकी नजर मेरे फेसबुक लाइव या मेरे फेसबुक पोस्ट पर रहती है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ समय में इंटेलिजेंस इतना मजबूत हो गया है मेरे लिए कि लगभग फोन कॉल्स की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो नॉर्मल होता है, सर्विलांस नॉर्मल होता है। अब तो मेरे फैमिली और परिचितों तक एलआईबी पहुंच गई है कि भाई प्रतीक पांडे की पृष्ठभूमि क्या है, तमाम चीजें हैं। तो भाई जिसके लिए सरकार गंभीर है उसी के पीछे सारे प्रयास होते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो 4-5 अधिकारियों का फोन आया उनकी भी जिज्ञासा यही थी कि भाई ये दो अधिकारी कौन है। तो ये दो अधिकारी, एक आप सब परिचित हैं, तो इसीलिए मैं जो बातें कहता हूं वो आप समझिए, अभी भी एलआईबी और जनसंपर्क के एक व्यक्ति इस लाइव को सुन रहे हैं, मैं एकदम भरोसेमंद हूं। और ये तत्काल रिपोर्ट होता है सरकार तक कि भाई प्रतीक पांडे ने क्या कहा। तो अब मसला ये है, ये दो अधिकारियों के नाम है। एक अधिकारी से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण। आप कहेंगे यार फिर से उसी को लेकर बैठ गए। तो मैं ये कहता हूं, मैं जब तक इस प्रकरण को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं इस प्रकरण को लेकर बैठूंगा। कई लोग कहते हैं कि सब तीर्थराज अग्रवाल को आईएएस अवार्ड होने वाला है। मैंने कहा उससे मुझे क्या करना, वो व्यक्तिगत और सरकार का विषय है तीर्थराज को आईएएस अवार्ड होना। लेकिन तीर्थराज के रिटायरमेंट के पश्चात तक मैं तीर्थराज अग्रवाल क्लीन चिट प्रकरण जो है रायगढ़ का 2014 का 500 करोड़ का घोटाला, उस पर जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब बात कौन सी आती है? अब बात यह आती है कि दूसरा नाम मैं जल्दी लेने वाला हूं, बहुत जल्दी। तो तीर्थराज अग्रवाल के प्रकरण में क्या हुआ? तीर्थराज अग्रवाल के प्रकरण से लगने के बाद में जिस इससे जुड़े सभी संबंधित लोग, मैं आपको बताऊं कि दलाल कहा गया, मुझे भ्रष्ट कहा गया और भी तमाम उपमाओं से नवाजा गया है। कई चीजें फेसबुक पर भी आई हैं और कई चीजें उसके बाहर भी आई हैं।
तो हो ये रहा है, ये चीजें कब आती है? ये चीजें जनता से नहीं आती है, ये आती है प्लांटेड लोगों से। जब तकलीफ होती है ना पीड़ित पक्ष को, तब वो इस तरह से करके मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है। और मैं इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जब दलाल और पैसे लेने वाला, बिकाऊ तमाम चीजें आने लगे, मतलब संबंधित को पीड़ा पहुंच रही है। तो तीर्थराज अग्रवाल की बात कर रहा हूं, और दूसरा नाम अब मैं ले रहा हूं, और वो नाम है, समझिए, तीर्थराज अग्रवाल तो कहीं डैमेज हुए, उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन पूरे प्रदेश में एक ऐसा भ्रष्टतम अधिकारी बैठा हुआ है हमारे एक विभाग में, जिसका आज तक कोई बाल बाका नहीं कर पाया। और उस भ्रष्ट अधिकारी का नाम आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा। ये भ्रष्ट अधिकारी जो है, कुछ अधिकारी का कहना है कि 1,000 करोड़ का इसने छत्तीसगढ़ की जनता का खून चूस लिया है, कुछ का कहना है 1,200, कुछ 400, 500। मेरे अनुमान में इस अधिकारी ने आज तक लगभग छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के 2,000 करोड़ रुपए के धन को लूट चुका है। और दुर्भाग्य से ना हमारी सरकार, अब सॉरी, मैं हमारी सरकार नहीं कहता, अब मैंने दूरी बना ली है हमारी सरकार के शब्द से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और दुर्भाग्य से संघ की विचारधारा, जो आनुषांगिक संगठन के कुछ केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी श्रीनिवास राव की गिरफ्त में आ चुके हैं। और इसीलिए वी श्रीनिवास राव का, आपको सबको पता है कि मोहम्मद अकबर के समय इन्होंने तो दूसरे धर्म के उद्यान संस्थाओं के सामने उद्यान तक डेवलप करवाए। मोहम्मद अकबर के लिए कितनी बड़ी फंडिंग की, ये आज एक ओपन सीक्रेट हो चुका है। और इसके अलावा आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये भ्रष्ट अधिकारी बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो ये तो मैंने भूमिका बांध दी कि ये दो अधिकारी, आज अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि मैं इन दो अधिकारियों पर बात करने वाला हूं। और दुर्भाग्य या सौभाग्य या संयोग से ये दोनों अधिकारी अभी वन विभाग से जुड़े हुए हैं। वी श्रीनिवास राव जो हैं, अभी वर्तमान में पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख हैं, प्रदेश के सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, एक तरह से मैं इनको मानता हूं। और दूसरे जो तीर्थराज अग्रवाल हैं, वो वर्तमान में केदार कश्यप जी के ओएसडी हैं। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? अब कार्रवाई नहीं होने का कारण बड़ा मजबूत है, आप देखते जाइए। मेरे से सब ने पूछा कि भैया तीर्थराज अग्रवाल के प्रकरण पे क्या हो गया, पैसे खाकर बैठ गए हो क्या? कई बार तो मुझे चौक चौराहे पे कहा गया कि अरे प्रतीक पांडे तो सेटल हो गया है। बिल्कुल सेटल हो गया है साहब। प्रतीक पांडे इतना सेटल हो गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तीर्थराज की कंप्लेन भेजी, और 2000 लगभग पिछले 4-5 महीने से जीएडी के पास वो कंप्लेन धूल खा रही है। जीएडी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तीर्थराज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मैं धीरे से दोषियों पर भी आऊंगा कि इनको संरक्षण किसका मिल रहा है। हमारे जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना, ये जो सोच रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ संगठन में तो सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं आज नाम लेने वाला हूं इन लोगों का। संभावित जो हैं, जब जिम्मेदार संभावित मौन होते हैं तो यही होता है, ऐसे भ्रष्टतम लोग राज करते हैं। तो तीर्थराज अग्रवाल के केस में जीएडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके बाद मैंने माननीय मुख्य सचिव साहब को, विकासशील साहब को पत्र लिखा है। मुझे एक ही दरवाजे से उम्मीद है, दो दरवाजे, एक मुख्य सचिव साहब के यहां से शायद कुछ हो सके, और दूसरा दरवाजा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र प्रेषित किया है कि तीर्थराज अग्रवाल के केस की फाइल पुनः खोली जाए, इसके केस की पुनः पूरी तरह से जांच की जाए। क्योंकि अभी जो सरकार ने तीर्थराज अग्रवाल के पक्ष में फैसला दिया है, उसमें किसी भी फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। और ये आप सबको पता है, जब मैंने सूचना के अधिकार में मुकेश बंसल साहब की रिपोर्ट मांगी, जो इनके खिलाफ उन्होंने शासन को भेजी थी, उस रिपोर्ट को जीएडी ने यह कह दिया कि साहब ये इनकी व्यक्तिगत जानकारी है, इसको दिया नहीं जा सकता है, इसका जनहित से कोई संबंध नहीं है। आप समझ जाइए कि तीर्थराज अग्रवाल जनहित में, अब खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूं, छोड़ दीजिए। तो तीर्थराज अग्रवाल की केस की यह स्थिति है। अब आते हैं वी श्रीनिवास राव के। वी श्रीनिवास राव के केस में, मतलब आप समझिए, वी श्रीनिवास राव कैंपा फंड के प्रमुख रहे हैं। कैंपा फंड से आप सभी परिचित हैं कि वन विभाग में कैंपा फंड का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, और काम यदि आज जमीनी स्तर पर देखने चले जाएं तो काम की क्या हालत है।
और पिछले 8-10 सालों में वी श्रीनिवास राव ने कैंपा फंड को जिस तरह से मनमर्जी पर खर्च किया है, मैं आपको वी श्रीनिवास राव का एक और परिचय बता दूं। 3.5% के अधिकारी कहलाते हैं ये। 3.5 मतलब 3.5% इनके पास आता है। पूरे प्रदेश का जो भी कैंपा फंड का पैसा होता है वो 3.5% श्रीनिवास राव जी के पास आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके विभाग के अधिकारी, इनको लगता है ये बहुत मजबूत अधिकारी हैं, लेकिन साहब आप जब मजबूत होते हो ना तो शोषण करते हो, और शोषण करते हो तो विभीषण आपके ही अंदर मौजूद होते हैं। अभी मैं जो बातें आप लोगों को बताने वाला हूं श्रीनिवास साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे आपके विभाग के लोग कितने तगड़े पीड़ित हैं। तो 3.5% का इनको अधिकारी कहते हैं, और ये 3.5% में लगभग जो 0.50% है बाबुओं और सहायकों में जाता है, और उसके बाद इस 3% का एक हिस्सा विभागीय मंत्री जी को जाता है। और शेष जो है, मैं अभी अब उस पर नहीं आ रहा, हिस्सा बंटवारा अलग अलग होता है, और शेष जो है वो श्रीनिवास राव साहब पर के पास पैसा बचता है। हैदराबाद में इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, इसकी सूचना बहुत जल्दी मेरे पास ठोस एविडेंस आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छत्तीसगढ़ीयवाद की बात करते हैं ना, उनको वी श्रीनिवास राव को नहीं छोड़ना चाहिए। वी श्रीनिवास राव जैसे भ्रष्ट जो व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के गाढ़े पैसे को उठाकर हैदराबाद ले गया है। दादा भाई नौरोजी का अपहरण धन के अपहरण का सिद्धांत था, तो वी श्रीनिवास राव आज देश में उस सिद्धांत को प्रैक्टिकली सिद्ध करते नजर आ रहे हैं। अब वी श्रीनिवास राव का इतना दबदबा क्यों है, इस पर आते हैं। तीर्थराज अग्रवाल का तो मैं आपको आगे आने वाला हूं, अब दोनों को कंपेयर करते चलते हैं। तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण में अधिकारियों का यह मानना है कि साहब जशपुर होने के कारण वहां से दबाव आया, कि साहब इसीलिए तीर्थराज अग्रवाल के प्रकरण को, अधिकारियों का यह कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि सीएम साहब ने उनको क्लीन चिट के लिए लिखा है। लेकिन मेरा मानना है कि सीएम साहब इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हो जाए और सीएम साहब बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सहे, सीधे ये कह दे कि साहब जशपुर के हैं। और अब इस मामले में एक नाम और आ रहा है, हमारे संगठन मंत्री पवन साय जी का। हमारे नहीं, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं खुद को, मैं नहीं, अपना लगाव छोड़ नहीं पाता हूं संगठन और विचारधारा का। मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो विचारधारा का है ना, जो मेरे ऊपर ओनरशिप है ना संगठन की, वो मेरी नहीं छूटती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय जी का भी इसमें नाम आता है कि जशपुर होने के कारण वो कहीं ना कहीं चेन काम की, और इसीलिए इस प्रकरण पर बिना कुछ ध्यान दिए क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन संभवतः किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई 500 करोड़ का प्रकरण अचानक एक दिन कोई प्रतीक पांडे नाम का व्यक्ति पैदा हो जाएगा और खोल देगा। तो सरकार के पास अब जवाब नहीं है। इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट में कैबिनेट का डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि सब कैबिनेट ने एक जांच की थी, छोटी सी विभाग ने जांच की थी, कैबिनेट ने उस आधार पर इनको क्लीन चिट दे दी है। उस जांच में मैं बताऊं, स्पीकिंग ऑर्डर कहीं नहीं है, जांच के बिंदु कहीं स्पष्ट नहीं है, मुकेश बंसल जी के प्रतिवेदन का कहीं उल्लेख नहीं है, जो कि तत्कालीन कलेक्टर थे रायगढ़ के। और बिना इन सारी चीजों को देखे सिरे से तीर्थराज अग्रवाल को दोष मुक्त कर दिया गया। और इसमें जो दबाव आता है, वो कहते हैं कि जशपुर के कारण शायद सीएम साहब ने, और शायद पवन साय जी का शायद इसमें नाम रहा होगा, पवन साय जी को स्पष्ट करना चाहिए, और यदि उनका नाम नहीं है तो उनको आकर इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए, इसके फैक्ट्स को दोबारा जांच करवा के सबके सामने लाना चाहिए। और तीसरा नाम आता है, पहले तीर्थराज अग्रवाल दबाव में थे कि यार अब तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि अंबिकापुर के जो विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, वो पर्यटन मंत्री बन गए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और राजेश अग्रवाल जी और तीर्थराज अग्रवाल का संबंध है, कुछ मामा भाचा, पता नहीं जो भी लगते हैं, चाचा भतीजा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ रिश्तेदार लगते हैं। तो जब संयम है कोतवाल तो फिर डर का है का। तो तीर्थराज अग्रवाल आज के समय में इस प्रदेश के बादशाह बनकर पूरी तरह से खेल रहे हैं प्रदेश में। अब इसके साथ में ही तीर्थराज अग्रवाल अधिकारियों के साथ बदतमीजी और तमाम चीजें तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। तो तीर्थराज अग्रवाल का प्रोटेक्शन लगभग यहां से आता है, और इसीलिए मैंने अब सीएम साहब से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है, संभवतः नोट हो गया है और जल्दी समय मिल जाए। अब दूसरी बात आती है वी श्रीनिवास राव की। वी श्रीनिवास राव को इतना तगड़ा प्रोटेक्शन क्यों मिला हुआ है?
हुआ ये है कि वी श्रीनिवास राव जी ने धनबल के कारण इतने लोगों को उपकृत किया। मोहम्मद अकबर जी का तो पूरी फंडिंग सबको पता है, जगव्यापी है कि मोहम्मद अकबर जी के चुनाव में वी श्रीनिवास राव ने किस तरह पैसा बहाया। और मैं ऐसा सुनता हूं, मैं इसके बारे में पुख्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा सुनता हूं कि मोहम्मद अकबर के हाथ में इनकी कोई फाइल आ गई थी, जिसके आधार पर मोहम्मद अकबर ने कहा कि यदि तुम नहीं आते हो मेरे पास तो फिर मैं इस तरह से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। और उसके बाद वी श्रीनिवास राव ब्लैकमेल होकर मोहम्मद अकबर को पैसे देकर उन्होंने सारा कुछ प्रबंधन किया। लेकिन पैसे की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। आज के समय वी श्रीनिवास राव का दबदबा विभाग में इतना है कि हाल ही में पिछले वर्ष एक हुई थी ग्रीन समिट। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और इसमें हमारे संघ के आनुषांगिक संगठन के कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों की भी भूमिका आ रही है। तो हुआ ये कि जब ग्रीन समिट होना था, उसमें 3 दिन के कार्यक्रम में वी श्रीनिवास राव जी ने पीसीसीएफ और वनबल प्रमुख के होते हुए 3 करोड़ रुपए खर्च किए। तमाम बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं तैयार हुई और उस ग्रीन समिट का जो खर्च है, आयोजक जो था वो एक विबग्योर फाउंडेशन था, जो कि शायद असम गुवाहाटी का था। और इस असम गुवाहाटी के विबग्योर फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया आपको पता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसको प्रपोज करने के पीछे हमारे संघ के आनुषांगिक संगठन, संघ के सम्मान के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो नाम मैंने अपनी शिकायत में डाल दिया है। वो शिकायत पहुंच चुकी है, एसीएस फॉरेस्ट के पास है और मैं जल्दी एसीबी को भी ये करने वाला हूं कंप्लेन इसके बारे में। संघ के आनुषांगिक संगठन के केंद्रीय संयोजक, पर्यावरण गतिविधि उसको कहते हैं हमारे यहां, उन्होंने चर्चा की और विभागीय मंत्री जी से श्रीनिवास राव जी को फोन जाता है कि साहब इस तरह का कार्यक्रम करना है और गुवाहाटी की एक ऐसी टेक्निकल संस्था को यह काम दे दिया जाता है कि जो इस 3 करोड़ के काम को, कार्यक्रम को करती है। और 3 करोड़ में जो मुझे लगता है जो ओवरऑल खर्च हुआ है वो हार्डली 30-40 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हुआ है। और इस पैसे को फिर ये कहां कहां बंदरबाट हुई है मुझे नहीं पता। आप सोचिए, हिम्मत इतनी है, वी श्रीनिवास राव क्यों इतने ताकतवर हैं कि पिछले साल की यानी 2024 में जो ग्रीन समिट हुई उसकी शिकायत करने के बावजूद एक समय ऐसा आया कि वी श्रीनिवास राव पर दबाव बना और 2025 में की जाने वाली ग्रीन समिट को करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था मेरी शिकायत के बाद। लेकिन 2025 में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः दिसंबर में इस ग्रीन समिट को फिर किया गया है। संभवतः कह रहा हूं, इसकी जानकारी मैं नहीं ले पाया हूं, क्षमा चाहता हूं। तो वी श्रीनिवास राव के पास इतनी हिम्मत आती कहां से है? तीर्थराज की तो हमने बात कर ली। इस पूरी चर्चा से आपको स्पष्ट हो गया होगा, आज एसीएस, ऋचा शर्मा जी एसीएस है, एसीएस फॉरेस्ट और एनवायरमेंट है। मैं आपको स्थिति बताऊं, वी श्रीनिवास राव की स्थिति क्या है डिपार्टमेंट में। एसीएस ऋचा शर्मा एक लेटर लिखती हैं अपने फॉरेस्ट के ग्रुप में कि सब इस तरह से बैठकों का आयोजन किया जाना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में वी श्रीनिवास राव अपने प्रतिक्रिया देते हैं कि इस तरह की बैठकें किया जाना समय की बर्बादी है और इसीलिए इस तरह की बैठकें नहीं करना है। और ऋचा शर्मा जी फिर उसमें कमेंट डालती हैं कि इस तरह की बैठकें समय की बर्बादी नहीं है, विमर्श का हिस्सा है और तमाम बातें हैं। और इसके लिए यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो आप माननीय वन मंत्री जी से या चीफ सेक्रेटरी साहब से चर्चा कर सकते हैं। तो वी श्रीनिवास राव उसके बाद लिखते हैं कि सब ठीक है, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं वन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी से चर्चा कर लूंगा, और लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बर्बादी का समय है। और उसके बाद वी श्रीनिवास राव अपने ग्रुप को लेफ्ट करके बाहर हो जाते हैं। तो आप समझिए, आईएफएस और आईएएस की लड़ाई प्रदेश में इस तरह की चल रही है कि वी श्रीनिवास राव अपने धनबल के कारण एसीएस से भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, विभागीय नियमों, दिशा निर्देशों को किनारे रखकर जा रहे हैं। अब इसके आगे मेरी शिकायत की मैं स्थिति आपको बताता हूं। जब मैंने एसीएस फॉरेस्ट को शिकायत की, वी श्रीनिवास राव का आपको दबदबा बताना चाहता हूं मैं कि इनके भ्रष्टाचार का साम्राज्य कितना बड़ा है, कि मेरी कंप्लेन जब ईमेल से जाती है, चलिए मैं तो मानता था कि साहब रजिस्ट्री से करिए तो वहां तो घालमेल हो जाते हैं,
ईमेल जाता है और आप मानेंगे नहीं, ईमेल गायब हो जाता है। सब ईमेल मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। फिर जब मैं बहुत दबाव बनाता हूं तब पता चलता है कि ईमेल जो है अंडर सेक्रेटरी फॉरेस्ट जनक प्रसाद पाठक जी को फॉरवर्ड हो चुका है। जब जनक प्रसाद पाठक साहब से मेरी बात होती है तो जनक प्रसाद पाठक साहब बहुत हिचकिचाने के बाद, जबान तमाम लड़खड़ाने के बाद, अंडर कॉन्फिडेंस के बाद वो कहते हैं कि साहब आप, हो सकता है क्योंकि आपका मैटर फाइनेंस से रिलेटेड है इसीलिए आपका मेल या शिकायत जो है वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट अमरनाथ साहब को फॉरवर्ड कर दी गई है, अमरनाथ प्रसाद साहब को। जब मैं सेक्रेटरी फॉरेस्ट से बात करता हूं अमरनाथ प्रसाद जी से, तो उनका कहना है कि सर इस तरह की शिकायत तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ गई है। और उसके बाद मैंने कहा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि साहब ये श्रीनिवास राव के विरुद्ध जो मैंने शिकायत की है उसका क्या हुआ है। तो बोले वो तो आप या तो आरटीआई से लगा लीजिए या जब विभाग में कोई कार्रवाई होती है तब बता दी जाएगी, चूंकि हमारे पास आई नहीं है तो अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मैं क्षमा प्रार्थना के साथ अमरनाथ प्रसाद साहब ये कोट करना चाहता हूं कि फिर अमरनाथ प्रसाद साहब का थोड़ा नट टाइट किया मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूं और किस स्तर पे मैं काम कर चुका हूं। तब अमरनाथ प्रसाद साहब फिर लाइन पर आए। कुछ शब्द मैं यूज कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन करना पड़ रहा है पूरा सम्मान रखते हुए। तब अमरनाथ साहब लाइन पर आए और बोले नहीं 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 पांडे साहब, ऐसा है कि मैं दिखवा लेता हूं, यदि मेरे पास कंप्लेन आई होगी तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। और आप आज की स्थिति में मानिए कि विधानसभा सत्र के समय से अभी जो समाप्त हुआ, अभी तक अमरनाथ प्रसाद साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसका मतलब अमरनाथ साहब खुद भी, एक दो घोटाले में इनका नाम आया था, वो घोटाले सब धीरे धीरे करते हुए समाप्त हुए। तो बात यह है कि सारे भ्रष्ट लोगों की जो कड़ी है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एसीएस फॉरेस्ट कार्रवाई करना चाहते हुए भी वी श्रीनिवास राव के दबंगाई, इनकी निरंकुशता के कारण कार्रवाई करने में मुझे असमर्थ महसूस होती है। और अब वी श्रीनिवास राव का चैनल क्या है? वी श्रीनिवास राव का चैनल यह है कि मैंने जो 3.5-3.5% का आपको हिसाब बताया कि वन मंत्री जी इन पर कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। केदार कश्यप जी, आप जानते हैं वन मंत्री कौन है? देखिए, मैं सीधे कहता हूं ये मेरा आरोप है, नहीं तो आप कार्रवाई करके दिखा दीजिए, आप बता दीजिए कि आप ईमानदार हैं। यदि श्रीनिवास राव जैसा भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है प्रदेश में, 2000 करोड़ लूट के घपले करके बैठा है, उस पर आज तक जितनी फाइलें चलती हैं वो शिकायतें कहां डंप हो जाती हैं, कहां गायब हो जाती हैं, कहां मेल से डिलीट हो जाती हैं, ये पूरी तरह से अवैधानिक है। और मैं इसको मानता हूं ये एफआईआर का कृत्य है। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं एक पत्र के माध्यम से और अपने इस एक तरह से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये सभी संबंधितों को ये देना चाहता हूं कि अब अतिशीघ्र यदि ये जो फाइलें गायब हुई हैं कार्यालयों से, इस पर अब मैं एफआईआर करवाने की दिशा में जाऊंगा। तो श्रीनिवास राव इतने कद्दावर क्यों हैं? क्योंकि कारण है कि ये जो हमारे संघ के आनुषांगिक संगठन के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, चूंकि वी श्रीनिवास राव इनको अनौपचारिक और औपचारिक तौर पे इनके संबंधित संगठनों को आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, तो श्रीनिवास राव का अकूत भ्रष्टाचार नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये सहारा लेते हैं कि सब केंद्रीय का संरक्षण है, मुझे स्नेह प्राप्त है। मैं बताऊं, ओपी चौधरी जी भी इसी तरह की लाइनों पर आ गए हैं। उन्होंने भी लगभग सभी आनुषांगिक संगठनों को सबको संतुष्ट कर लिया है सुख सुविधाओं और स्नेह से। और बाकी चीजें जो चल रही हैं, अभी मैंने 10 दोस्तों की कहानी सुनाई थी, उसमें अब्दुल कैसर हक अभी 25 करोड़ के डीएमएफ घोटाले पे आ गए हैं, ये भी 10 दोस्तों की कहानी वाले हैं। तो खैर, विषय से नहीं भटकूंगा। तो अभी क्या हो गया है, इस पूरे प्रकरण में ऐसा आ गया है कि आप यदि संघ विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को, सरकार के जो भूखे लोग बैठे हुए, पैसे के भूखे लोग, आप उनको संतुष्ट कर दीजिए तो गरीब जनता का पूरा पैसा आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, यह अवधारणा बन गई है। जम्बूरी केस में भी आप लोगों ने अभी देख लिया, हमारे शिक्षा मंत्री संघ के बहुत मजबूत परिवार से आते हैं, वो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी है। तो आप क्या संघ विचारधारा से कोई अभी आप उम्मीद करने की स्थिति में है? इन भ्रष्ट लोगों ने हमारी विचारधारा को कहां पहुंचा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज किस स्तर पे पहुंच गया है?
और हमारे बेचारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तो यही सोच रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आ गई भैया, सुधार होगा, सुधार होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगा। आप मेरा भरोसा रखिए, कैबिनेट में यदि फेरबदल होता भी है, जमीनी कार्यकर्ताओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला है। ये जो ऊपर बैठे अधिकारी वर्ग है ना, ये ऐसे ही लूटते रहेंगे। और चूंकि मंत्रियों तक हिस्सा पहुंच रहा है, एक भी मंत्री मैं चैलेंज कर रहा हूं, कह दे आकर खुलकर हां मैं ईमानदार हूं, मैं उसी दिन उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके चरण छूकर माफी मांग लूंगा अपने वक्तव्यों के लिए। एक भी मंत्री, क्या वो अरुण साव हो, क्या वो केदार कश्यप हो, क्या मतलब कितनों के नाम लूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी। अभी एक मंत्री का दस्तावेज मेरे पास पहुंचने वाला है जो कि अपने चाचा के नाम पर 200 से 250 एकड़ की जमीन खरीद रहे हैं नया रायपुर में, कद्दावर मंत्री हैं। तो आप इसीलिए कार्यकर्ताओं की हालत खराब हो चुकी है, कार्यकर्ता कर्जों में परेशान हो रहे हैं, सब में परेशान हो रहे हैं, और मंत्री उतने ही धनाढ्य हो रहे हैं, और दुबई में इनके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। सब जानकारियां आने वाली है, धीरे धीरे आ रही है। मुझे लगता है मार्च के बाद इसका फ्लो तेज होगा जानकारियों का, और बचेगा कोई नहीं, ये एकदम तय है। तो वी श्रीनिवास राव पर अब कार्रवाई कौन करेगा? वी श्रीनिवास राव पे कार्रवाई और तीर्थराज अग्रवाल पे कार्रवाई, जब इतना मजबूत इनका इस तरह का चैनल बन चुका है। इन पर कार्रवाई करने की अब मुझे दो ही जगह दिखती है। तीर्थराज अग्रवाल के केस में या तो सीएम साहब इस केस को ओपन करें, जो कि मैं ऑलरेडी आवेदन दे चुका हूं। सीएम साहब कब केस ओपन करेंगे? जब सीएम साहब को सीएम सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी बताएंगे कि नहीं सर, इसमें गलत निर्णय हुआ है, हमारी तरफ से कैबिनेट ने गलत निर्णय ले लिया है। और ये अधिकारी कौन है? ये दो अधिकारी जो अभी प्रदेश में सबसे मजबूती तौर पे खेल रहे हैं, वो दो अधिकारी की भूमिका आती है। उसमें पहला नाम है राहुल भगत साहब का, जो कि आईपीएस है, जो कि सीएम सचिवालय में सचिव है। और दूसरा नाम आता है पी दयानंद साहब का, जो कि आप सबको पता है कि सीएम सचिवालय में सचिव हैं, और मैंने पहले वीडियो जारी किए हैं उनके बारे में। तो अब यदि ये केसेस रीओपन होगा तीर्थराज अग्रवाल का, तो सिर्फ इन दो अधिकारियों के कारण ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और यदि ये केस ओपन नहीं होता है, इसका मतलब राहुल भगत साहब आपकी और दयानंद साहब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अभी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो मेरा पत्र जा चुका है केस को रीओपन करने के लिए और सीएम साहब से अपॉइंटमेंट के लिए, यदि ये नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में, चूंकि दो ही अधिकारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को एक तरह से पूरे नियंत्रण में रखा हुआ है, तो मैं ये मानूंगा कि तीर्थराज अग्रवाल के केस में सीधे तौर पे अब आप दोनों की भूमिका रहेगी, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती, रीओपन नहीं होता है केस। और श्रीनिवास राव के केस में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के अधिकार एसीएस के पास है। एसीएस के साथ श्रीनिवास राव कैसे डील कर रहे हैं, ये आप सबको मैंने बता ही दिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते शायद चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरा अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। एक बार हुआ था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं पहुंच पाया था वहां। और अभी मेरी पिछले हफ्ते ही बात हुई है, तो ये हफ्ता काफी व्यस्त है विकासशील साहब, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले हफ्ते में शायद विकासशील साहब से मेरी मुलाकात हो जाए। तो या तो विकासशील साहब, और अंत में चूंकि निर्णय सारे के सारे प्रशासनिक मुख्यमंत्री सचिवालय से ही जा रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इन दोनों ही प्रकरण में राहुल भगत साहब आपकी और दयानंद साहब आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है प्रदेश में ईमानदार की व्यवस्था दिखाने के लिए आपको इन दो कौवों को मार के टांगना ही पड़ेगा, यदि सरकार की छवि को साफ रखना है। तो ये दो कौवे ऐसे हैं ना प्रदेश की, कि तीर्थराज अग्रवाल का भी प्रकरण मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट का कोई नहीं है, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें कानून के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई गई। 500 करोड़ का प्रकरण सीधे खारिज कर दिया गया कि सब दोषी ही नहीं है। आप कारण बता के करते तो हम मानते कि हाँ सब निर्णय प्रक्रिया ठीक हुई है, तीर्थराज अग्रवाल से व्यक्तिगत कोई भी बैरभाव नहीं है। और दूसरा, श्रीनिवास राव के खिलाफ इतने बड़े सबूत होते हुए भी 2000 करोड़ के तक का करप्शन, हैदराबाद का हॉस्पिटल, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना। मेरे तमाम पत्रों के बाद सीएम साहब से बयान ये आने तो लग गए हैं कि अब हम जवाबदेही पर काम कर रहे हैं। मैंने लिखे हैं तमाम पत्र,
उसके बाद सीएम साहब के स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सीएम साहब ने कल ही कहा है एक कार्यक्रम में कि साहब जवाबदेही जो है, गुड गवर्नेंस, वो दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो मैं सीएम साहब आपसे आज इस लाइव के माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूं, और राहुल भगत साहब आपसे और दयानंद साहब आपसे। लोग मुझसे भी बोल रहे हैं, जब मैं लोग बोलते हैं कि प्रतीक यार आपकी बात लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, तो फिर उनका खुद ही कहता है, खुद ही कहना होता है कि जब तक एक कौवा आप मार के नहीं टांगोगे ना, तब तक लोगों का भरोसा नहीं आपके ऊपर आएगा। क्योंकि लोग तो अभी आपको सोच रहे हैं कि पैसा लेके सेटल होने वाला है, बिक गया है, ये हो रहा है। मैं कहीं सेटल नहीं हुआ हूं। आप लोग को लग रहा है तो आप लोग की दुआ से आप लोग खुश रहिए, मैं सेटल हूं। लेकिन इन दो केसेस को अब मैं मॉडल केस ले रहा हूं। एक केस में कानून व्यवस्था का पालन ही नहीं किया गया साहब, और दूसरे केस में भ्रष्टाचारी एक अधिकारी वी श्रीनिवास राव गुंडा बनकर प्रदेश में अपनी बादशाहत को स्थापित करके बैठा है और पूरे प्रशासन को अपने पैरों तले रौंद रहा है। तो साहब मैं दोनों केस में सेटल नहीं हुआ हूं, और आज मैं ये चुनौती दे रहा हूं राहुल भगत साहब आपको, दयानंद साहब आपको, कि आप सीएम साहब को सही निर्णय दें और आप उनको सही सुझाव देकर इन दो प्रदेश के कौवों को मारकर टांगे, तभी हमारा भरोसा होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। आप रिफॉर्म कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन इन रिफॉर्म्स के परिणाम अगले कुछ 6-8 महीनों, 1 साल 2 साल में आएंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है ना, वो भ्रष्टाचार के रास्ते ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं से। तो आप जब तक एसीबी की बड़ी कार्रवाई, मीडिया रिपोर्ट्स आती है, जनसंपर्क के मीडिया रिपोर्ट्स, मित्तल साहब के, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, क्या की साहब, बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। सब एसीबी की बड़ी कार्रवाई जब होगी, जब 500 करोड़ के घोटाले के दोषी तीर्थराज अग्रवाल, मैं अभी इसको दोषी मान रहा हूं क्योंकि सरकार दस्तावेजों के आधार पर सामने नहीं आई है, मैनिपुलेशन से इनको निर्दोष सिद्ध किया गया है। तीर्थराज अग्रवाल जी, आप जब तक रिटायर नहीं होंगे, मैं इस केस के पीछे पड़े रहूंगा, जब तक सच सामने नहीं आएगा, भले आईएएस अवार्ड हो जाए। वी श्रीनिवास राव, आप चाहे हैदराबाद चले जाए, चाहे यूएस चले जाए, आपके इन 2000 करोड़ का जब तक कार्रवाइयां नहीं होगी, वसूली नहीं होगी, तब तक भले आप रिटायर हो जाओ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एकदम खुले तौर पे कह रहा हूं। आप प्रयास कर रहे हैं ना, आपको पता है, मैं सभी हमारे साथी जो देख रहे हैं उनको मैं एक बात बताऊं, वी श्रीनिवास राव क्या कहते हैं, विभाग में ये रूमर फैला रहे हैं कि प्रतीक पांडे मेरे विरुद्ध शिकायत कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, तो वो मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा है वो तो सरकार को कह रहा है कि सरकार है। तो वी श्रीनिवास राव, मैं आपको एक बात कहूं, जब आप ये बात कहते हो ना कि मैं सरकार के लिए कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, तो यदि मैं आपके स्टेटमेंट पर ही बात करूं तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार आपने नहीं किया है, सरकार ने किया है। इसका मतलब यह है आप अपने आप को सरकार मानते हैं। तो चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि वी श्रीनिवास राव के स्टेटमेंट के अनुसार वी श्रीनिवास राव भ्रष्ट नहीं है, सरकार भ्रष्ट है, वन विभाग भ्रष्ट है। वन मंत्री जी, ये तो वी श्रीनिवास राव ने आपको बड़ी मजेदार जगह पे फंसा दिया है। तो अब ये सीधी जिम्मेदारी वन विभाग में वन मंत्री जी की है। केदार कश्यप जी, आप भ्रष्ट है, ऐसा श्रीनिवास राव जी का कहना है। वी श्रीनिवास राव भ्रष्ट नहीं है, सरकार है। और चूंकि सरकार के मंत्री केदार कश्यप है, तो केदार कश्यप आप भ्रष्ट हैं, ऐसा वी श्रीनिवास राव का कहना है। और सरकार का मुखिया जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो वी श्रीनिवास राव के हिसाब से मुताबिक माननीय विष्णुदेव साय जी भ्रष्ट है, 2000 करोड़ के घोटाले के लिए विष्णुदेव साय जी दोषी हैं, ऐसा वी श्रीनिवास राव का कहना है। तो मैं आज अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। यदि सरकार में थोड़ी भी जवाबदेही, थोड़ी भी संवेदनशीलता, थोड़ी भी जनता के लिए यदि नरमी है, तो ये दो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनका हिसाब होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इन्होंने जितना गरीब जनता का पैसा लूटा है उनसे इनकी वसूली जो है वो होनी चाहिए। आज के फेसबुक के माध्यम से मेरी आप सबको सिर्फ एक ही बात है, प्रतीक पांडे के माथे पे बिकाऊ है का शब्द आपको कभी दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।